साइलेंट। आज का अपना जो पॉइंट है वो होगा चुंबकीय स्थैतिल्य वक्र। चुंबकीय स्थैतिल्य वक्र, चुंबकीय स्थैतिल्य वक्र वास्तव में है क्या? कल आप लोगों ने एक किया था चुंबकीय क्षेत्र और एक आपने किया था चुंबकन क्षेत्र और उनमें रिलेशन भी स्थापित किया था। H और I के बीच खींचे जाने वाला वक्र एक जिगजैग टाइप का वक्र होता है बेटा। चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन तीव्रता के बीच खींचे जाने वाला जो वक्र है वो क्या होता है? एक जिगजैग टाइप का वक्र होता है एक प्रकार से। वो सतत नहीं होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिल्य वक्र कहते हैं। तो देखो अपना आज का पॉइंट है चुंबकीय स्थैतिल्य वक्र। चुंबकीय स्थैतिल्य वक्र, ये है अपना पॉइंट। इस पर हम I को ले लेते हैं OI अक्ष पर। जो वास्तव में क्या है? चुंबकन तीव्रता है। यदि धनात्मक Y दिशा में बढ़ते हैं तो धनात्मक I मिलता है और यदि ऋणात्मक I दिशा में बढ़ते हैं तो ऋणात्मक Y दिशा में बढ़ते हैं तो ऋणात्मक I मिलता है। हमें चुंबकन तीव्रता का मान ऋणात्मक मिलता है। यदि OH अक्ष की दिशा में बढ़ते हैं तो धनात्मक चुंबकन क्षेत्र मिलता है और यदि ऋणात्मक X की दिशा में बढ़ते हैं तो ऋणात्मक H हमें मिलता है। लेकिन इस वक्र में हमें किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लगता है कि लगातार कोई चीज बढ़ रही है। इस टाइप का हमें एक वक्र मिलता है। इसमें आपको मेनली 4 पॉइंट जो हैं याद रखने अच्छी प्रकार से। एक चुंबकीय स्थैतिल्य वक्र की डेफिनेशन हो सकता है पूछी जाए, हो सकता है नहीं भी पूछी जाए, लेकिन एक आप लोगों को इसके बाद में याद रखना है अवशेष चुंबकत्व, जो 100 और 101% आपसे पूछा जाएगा और ईजीएस्ट डेफिनेशन होगी इसकी। डेफिनेशंस याद करनी है आपको। इस यूनिट में से आपके में से डेफिनेशंस 3 डेफिनेशंस पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। 2 आप लोगों के कोण, दिक्पात का कोण, नति कोण, और तीसरी डेफिनेशन इस स्थैतिल्य वक्र में से आ सकती है, चाहे निग्राहिता आ जाओ, चाहे अवशेष चुंबकत्व आ जाओ, और चाहे आप लोगों का चुंबकीय स्थैतिल्य वक्र आ जाए। क्योंकि टोटली 3 नंबर का यूनिट है ये। इसमें से 3 छोटे क्वेश्चंस ज्यादा पूछेगा और बड़े क्वेश्चंस वो इसमें से नहीं पूछेगा। देखो आप थोड़ा ध्यान दो। यदि आप H के मान को बढ़ाते जाते हैं तो I का मान भी बढ़ता जाता है। अर्थात यदि आप चुंबकन क्षेत्र के मान को बढ़ाते जाते हैं तो चुंबकन तीव्रता का मान बढ़ता जाता है। लेकिन एक स्थिति वो प्राप्त होती है कि चुंबकन तीव्रता का मान अब आगे आपको मना कर देता है, बस भाई मैं अब और नहीं बढ़ूंगा, अब मैं और नहीं बढ़ूंगा। तो इसे हम कहते हैं चुंबकीय संतृप्ति अवस्था या कहते हैं संतृप्ति क्षेत्र। संतृप्ति क्षेत्र, चुंबकीय संतृप्ति क्षेत्र, यह बिंदु A पर मिलता है हमें। आपने कहा कि चल भाई नहीं बढ़ रहा तो चल घट जा, वो घटता हुआ B पर पहुंचता है। लेकिन B पर पहुंच करके आप देखते हैं कि आपके चुंबकन क्षेत्र H का मान तो 0 हो गया, लेकिन क्या चुंबकन तीव्रता का मान भी 0 हो गया? चुंबकन तीव्रता I का मान 0 अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी कुछ मात्रा में चुंबकन तीव्रता इसमें अवेलेबल है। इसका बचे रहना क्या कहा जाता है बेटा? इसका बचे रहना अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता कहा जाता है। ये क्या है? आपकी धारणशीलता। इसके बाद फिर आपने अब सोच लिया कि मुझे इसको कम करना ही है, 0 करना ही है, तो आप इसे और आगे बढ़ाते लाए बिंदु C पर आकर के
बिंदु सी पर आकर के आपके चुंबकन तीव्रता आई का मान 0 हो गया, लेकिन तब तक आप देखते हैं कि H का मान ऋणात्मक हो चुका था, तो इसे कहते हैं हम लोग निग्राहिता। क्या कहते हैं इसे? निग्राहिता। अब आप और ज्यादा नीचे लेके आए इसे, आपने ये सोच लिया कि चलो इसको ऋणात्मक ही कर लेते हैं, तो बिंदु डी पर पहुंचने के बाद इसने ऋणात्मक और ऋणात्मक होने से भी मना कर दिया, इसलिए इसे कहते हैं ऋणात्मक संतृप्ति क्षेत्र। ऋणात्मक चुंबकीय संतृप्ति क्षेत्र। बिंदु ई, बिंदु एफ। आपको इसमें मेनली जो चीजें याद रखनी है, नंबर 1 चुंबकीय संतृप्ति, सॉरी इसकी सतह वक्र की डेफिनेशन। चुंबकीय संतृप्ति बिंदु या क्षेत्र की डेफिनेशन, धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व की डेफिनेशन और निग्राहिता की डेफिनेशन। अभी तक केवल एक बार ऐसा हुआ है कि आपसे यह वक्र युग का युग पूछा गया है, और उस समय यह वक्र आप लोगों से 3 नंबर का पूछा गया है। क्या अच्छी वाली धुन लग रही है। तो एक काम करें, आप लोग लिखना शुरू करें, जिनको लिखना है वो लिखें फटाक से, इस चित्र के लिए जगह छोड़ें और लिखें। पहला पॉइंट डालें, चुंबकीय संतृप्ति, सॉरी चुंबकीय शैथिल्य वक्र। चुंबकीय शैथिल्य वक्र, चुंबकन तीव्रता I, चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकन क्षेत्र H तथा चुंबकन क्षेत्र H के बीच खींचे जाने वाला वक्र, के बीच खींचे जाने वाला वक्र जो कुछ शिथिलता लिए हुए होता है, जो कुछ शिथिलता लिए हुए होता है उसे चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहते हैं। शिथिलता लिए हुए होता है उसे चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे एक छोटा सा, संतृप्ति बिंदु, संतृप्ति बिंदु चुंबकन क्षेत्र H का वह अधिकतम मान, चुंबकन क्षेत्र H का वह अधिकतम मान जिसे और अधिक बढ़ाए जाने पर, जिसे और अधिक बढ़ाए जाने पर चुंबकन तीव्रता I, चुंबकन तीव्रता I के मान में कोई वृद्धि नहीं हो, जिसे और ज्यादा बढ़ाए जाने पर चुंबकन तीव्रता I के मान में कोई वृद्धि नहीं हो, उसे क्या कहते हैं भैया? उसे चुंबकीय संतृप्ति बिंदु कहते हैं। H के मान को आप बढ़ाते गए I का मान आपका पहले बढ़ रहा था, लेकिन अब I के मान ने बढ़ना बंद कर दिया। तो जहां उसने बंद किया बढ़ना, I के मान ने और ज्यादा बढ़ने से मना कर दिया आपको, उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? चुंबकीय संतृप्ति बिंदु कहते हैं उसे। तीसरी डेफिनेशन है आपकी अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता। अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता चुंबकन क्षेत्र H का मान शून्य कर देने के बाद भी, चुंबकन क्षेत्र H के मान को शून्य कर देने के बाद भी शेष बची हुई चुंबकन तीव्रता
शेष बची हुई चुंबकन तीव्रता अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता को प्रदर्शित करती है। धारणशीलता चुंबकन तीव्रता, शेष बची चुंबकन तीव्रता अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता कही जाती है। एक बार फिर से, चुंबकन क्षेत्र H के मान को शून्य कर देने के बाद भी शेष बची हुई चुंबकन तीव्रता क्या कही जाती है? धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व कही जाती है। ये भैया चित्र में क्या किसे दिखाया गया है? इसे OB से लिखिए। इसे वक्र में OB से प्रदर्शित किया गया है। इसे वक्र में OB से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट डालेंगे निग्राहिता। निग्राहिता भैया जिसके इसमें वक्र में कोई कमी होना तो अपनी कमी को पूरी कर लेना। निग्राहिता चुंबकन क्षेत्र H का वह ऋणात्मक मान, चुंबकन क्षेत्र H का वह ऋणात्मक मान जिस पर चुंबकन क्षेत्र H का वह ऋणात्मक मान जिस पर चुंबकन तीव्रता I का मान शून्य हो जाए। चुंबकन क्षेत्र H का, इस H का वह ऋणात्मक मान जिस पर चुंबकन तीव्रता I का मान घट करके क्या हो गया? 0 हो गया, उसे क्या कहते हैं? निग्राहिता कहते हैं। आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके। तथा उस बिंदु को निग्रह बिंदु कहा जाता है। तथा उस बिंदु को निग्रह बिंदु कहा जाता है। वक्र में निग्रह बिंदु C है। वक्र में निग्रह बिंदु C है। ये C बिंदु जो है यहां पे आकर के आप लोगों की चुंबकन तीव्रता I का मान 0 हुआ है। यहां से तो घटना शुरू किया था इसने। O से जब आप C की तरफ चले ना तब तो इसने घटना शुरू किया था, लेकिन जैसे ही आप C पर पहुंचे कंप्लीटली 0 हो गया ये। अब यदि इससे आगे आप बढ़ाओगे तो फिर ये ऋणात्मक होगा, 0 नहीं रहेगा। इसी में आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। निग्राहिता से संबंधित क्षेत्र को, निग्राहिता से संबंधित क्षेत्र को निग्रह क्षेत्र कहा जाता है। निग्राहिता से संबंधित क्षेत्र को निग्रह क्षेत्र कहा जाता है। और लास्ट एंड फाइनल एक और डेफिनेशन आप लोगों की, सैथिल्य ह्रास। सैथिल्य ह्रास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैथिल्य ह्रास। सैथिल्य ह्रास किसे कहेंगे भाई? जब आप बढ़ा रहे थे इसके मान को, तब ये कहां से होकर के बढ़ रहा था भाई? जब आप इसे बढ़ा रहे थे तो ये E से F, F से फिर A यहां तक बढ़ता गया। लेकिन जब आपने देख लिया कि अब और ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो अब आपने ये सोचा कि चलो इसको घटा लेते हैं। आपने घटाना शुरू किया। हिसाब तो ये मांगता था कि इसको इसी वक्र से यहीं से आना चाहिए था वापस भी, लेकिन क्या फिर ये वहीं से आया क्या? वहीं से आया क्या? नहीं आया वहां से। ये A से B पर पहुंचा, B से फिर C पर पहुंचा, C से फिर वापस D पर आया। अर्थात इनके बीच में कुछ शिथिलता रह गई, ये शिथिलता रह गई इनके बीच में।
इस वजह से इसे कौन सा क्या कहते हैं, इसे शैथिल ह्रास कहते हैं। तो लिखें आप लोग शैथिल ह्रास। चुंबकन क्षेत्र H का मान बढ़ाने पर, चुंबकन क्षेत्र H का मान बढ़ाने पर या घटाने पर, चुंबकन क्षेत्र H का मान बढ़ाने पर या घटाने पर इनके वक्रों में आने वाला अंतर ही, इनके वक्रों में आने वाला अंतर ही शैथिल्य ह्रास कहा जाता है। शैथिल्य वक्रों में क्या करने पर बेटा, बढ़ाने पर या घटाने पर इनके वक्रों में आने वाला ह्रास, देखो बेटा F यहां है और C यहां है आपका, इनमें अंतर है आपके पास, C एक अलग जगह पर है और F एक अलग जगह पर है। इनमें जो अंतर है C से लेकर के और F तक का जो अंतर है यही है शैथिल्य ह्रास। लिख दीजिए, वक्र में शैथिल्य ह्रास को CF से दिखाया गया है, वक्र में शैथिल्य ह्रास को CF से दिखाया गया है, वक्र में शैथिल्य ह्रास को किससे दिखाया गया है, CF से दिखाया गया है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मान लीजिए किसी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या हो रहा है, किसी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर ना दिखे तो मैं क्या करूं। मान लीजिए किसी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये है वो कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। इस कक्षा में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, एक पूरा चक्कर लगाने में जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा समय लिया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहेंगे उसका। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को घुमाओ भाई, ये मान लो इलेक्ट्रॉन किसी समय यहाँ पे है, इस कक्षा की जो त्रिज्या है वो मान लो कि स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही इस कक्षा में I एम्पियर की धारा बह रही है, इसका क्षेत्रफल a है, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सिंपल वे में m बराबर IA हो जाएगा। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा सिंपल वे में, m बराबर IA। लेकिन I का जो मान है, I का जो निर्माण है वो किसकी वजह से हो रहा है, किसके प्रवाह की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चूंकि I बराबर Q अपॉन T, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है, बराबर में यहां अपने पास इलेक्ट्रॉन है बटे में कैपिटल T, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड लेना अपने को, पूरी कक्षा में घूमने में समय लेगा वो। समीकरण होगी बेटा 2 तथा A बराबर पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, कक्षा का क्षेत्रफल, कक्षा का क्षेत्रफल। ये समीकरण 3 हो जाएगी, समीकरण 1 2 3 से, 1 में 2 और 3 से मान रखो, समीकरण 1 2 व 3 से m बराबर E बटे टी गुणा पाई आर स्क्वायर। लेकिन t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि जब कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके द्वारा 360 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। कक्षा में घूमने में इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा एक चक्कर में, 360 डिग्री का, जिसको 2 पाई के रूप में लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग लिया है यहाँ पे ओमेगा, क्या लिया है, ओमेगा। इस मान को समीकरण में रख दो भाई, m बराबर
ई बटे में 2 पाई गुणा पाई आर स्क्वायर डॉट में ओमेगा। ये ओमेगा ऊपर चला गया, तीसरे नंबर पे था, ऊपर चला गया। अपने पास पाई जो है, पाई से पाई कट गया, तो m बराबर हो गया 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। समीकरण होगी अपने पास ये 4। लेकिन रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध होता है, v बराबर ओमेगा आर। रेखीय वेग v बराबर कोणीय वेग गुणा में त्रिज्या। लेकिन रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध से, लेकिन रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा में संबंध से क्या हो जाएगा? v बराबर ओमेगा r। तो इसमें से ओमेगा और r को अलग निकाल लो, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 EVR। हमें यही रिलेशन निकालना था। इसमें समीकरण संख्या हो जाएगी 5। समीकरण 5 को क्या कहते हैं? कक्षीय इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के मान की समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से इस पर ध्यान दीजिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए इस पर। कम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है अपना क्यूरी का नियम। इस क्यूरी के नियम के अनुसार केवल अनुचुंबकीय पदार्थों पर लागू होता है, ना लोह चुंबकीय पर, ना प्रति चुंबकीय पदार्थों पर। X is directly proportional to 1/T। क्यूरी का नियम क्या कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि आपने ताप का मान बढ़ाया तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घटेगा। या X बराबर C/T, जहां C क्या है? क्यूरी नियतांक है। क्यूरी नियतांक C बराबर क्यूरी नियतांक। इन्हीं के शिष्य हुए हैं क्यूरी वाइस। देखो बेटा, थोड़ा सा ये गीत गा थोड़े कम गाओ, बातें कम करो। क्यूरी वाइस का नियम क्या कहता है कि भाई X समानुपाती 1/T-TC। इनके अनुसार किसी लोह चुंबकीय पदार्थ हो, चाहे अनुचुंबकीय पदार्थ हो, चाहे कोई सा भी पदार्थ हो, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान परम ताप से कुछ कम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस ताप की कमी को क्यूरी ताप कहते हैं। X बराबर C/T-TC। यहां TC क्या है बेटा? क्यूरी ताप। क्यूरी ताप वह निश्चित न्यूनतम ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह, वह निश्चित न्यूनतम ताप जिससे कम ताप पर तो पदार्थ किसकी तरह से? लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह से व्यवहार करे, और यदि उससे अधिक ताप आपने कर दिया तो फिर वो अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसको कौन सा ताप कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। यदि उससे कम ताप रहा तो लोह चुंबकीय, और यदि अधिक ताप कर दिया तो अनुचुंबकीय। लोहे के लिए आप लोगों को याद रखना है 770 डिग्री सेल्सियस। निकिल के लिए भी आप लोगों को याद रखना है 358 डिग्री सेल्सियस। गैडोलियम के लिए आप लोगों को याद रखना है 44 डिग्री सेल्सियस। और नहीं लिखा है गैडोलियम के लिए? लिखा रखा होगा भैया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिखा है।